नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए आज वीएसटीसी प्रथम वर्ष कला शिक्षा का जो पेपर है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की बात करेंगे। और आपको मैं 2 प्रैक्टिस सेट डालूंगा कला शिक्षा के, आप दोनों को देखना, यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। ये पेपर आपका 30 नंबर का आएगा और 30 नंबर में से आपको पास होने के लिए 12 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, कंपलसरी है। समय इसका 2 घंटे रहेगा। आप लोग याद रखें, हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पर आपको रीड के लिए नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे पीडीएफ सहित, और क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। जैसे ही आपकी एसपीसी की एग्ज़ाम खत्म हो रही है तुरंत आपको क्लास चालू मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि क्रोचे ने किसे कला का जनक कहा है। कला का जनक किसे कहा है क्रोचे ने भाई? अनुभूति को कहा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेस्टल माध्यम का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले पेस्टल माध्यम का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्पना क्या है? कल्पना क्या है? कल्पना शक्ति कला में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। यह वह शक्ति है जो संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित होती है। कल्पना के लिए संवेदना का होना आवश्यक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कलात्मक लीला से क्या अभिप्राय है? तो कलात्मक लीला में देखो, बच्चों के स्वभाव चित्र कैसे होते हैं यह सब देखने को मिलता है। जबकि बच्चे चित्र अपने लिए बना रहे हों, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अब उनके अंदर की चीज़ प्रकट होती है और उनके लिए कलात्मक लीला कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, चित्र संयोजन किसे कहते हैं? चित्र संयोजन रूपाकारों को सुव्यवस्थित रूप से चित्र तल पर जमाना ही सुंदर चित्र निर्माण कहलाता है और इसे ही हम चित्र संयोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो आपको याद रखना, मोरध्वज निहाल चंद, और इसी शैली को हम बनी ठनी शैली भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बनी ठनी शैली भी इसी को कहा जाता है। साथियों, आप लोग जब जीके पढ़ेंगे ना इसी चैनल पर तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कला संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला को संस्कृति का सेतु क्यों कहा जाता है? बताइए। हमारी पारंपरिक कलाएं भारत की बहुरंगी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए भारतीय कला को संस्कृति का सेतु कहा जाता है। भारतीय कला शिवम एवं सुंदरम की भावनाओं से साक्षात करवाती है। कला के कई प्रतीक कल्याण या मंगल के सूचक हैं, जैसे स्वास्तिक, चंद्रमा, कमल इत्यादि। आज भी हमारे घरों में ब्याह सगाई, तीज त्योहार के अवसर पर इनका अंकन किया जाता है। हमारे यहाँ कई आधुनिक कलाकारों ने भी अपनी अभिव्यक्ति दी है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यूनिट नंबर 1 का है ये, ललित कला एवं उपयोगी कला में क्या अंतर है? याद करके जाना, बहुत ही वेरी मोस्टली क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कला के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। कला के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से सुनिएगा आप लोग। कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु उनके चरित्र, सामाजिक बोध, सौंदर्य बोध का विकास करना है। कला शिक्षा से बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हुए उनके आसपास के वातावरण, प्रकृति से जुड़ाव, सृजन की ओर उन्मुख करना है। कला शिक्षा द्वारा बच्चों में सौंदर्य परक, संवेदनशीलता एवं मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करना होता है। ये अपने कला के प्रमुख उद्देश्य हुए। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, ठीक है भाई, कि कला शिक्षण विधियों के चयन के समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। ये आपका यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है जिसे आप याद करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, रेखाओं के 3 प्रकार बताते हुए उनके प्रभाव लिखिए। तो मैं 3 रेखाएं आपको बता रहा हूँ। जैसे खड़ी रेखा, यह रेखा धरातल पर सीधे ऊपर की ओर अंकित की जाती है, और खड़ी रेखा शक्ति, स्थायित्व, दृढ़ता व निश्चय के भाव को दर्शाती है। उसके बाद क्षैतिज रेखा, यह धरातल पर सीधी पड़ी होती है। यह रेखा शांत, निश्चित और विश्राम आदि के भाव को दर्शाती है। उसके बाद तिरछी रेखा देखिए, ये रेखा क्षैतिज से कोण बनाती है। वह 180 डिग्री से वह 80 डिग्री से कम और 100 डिग्री से अधिक होता है। यह रेखा अस्थिरता और वेग आदि के भाव को दर्शाती है। अथवा में आपका क्वेश्चन है, वर्ण प्रभाव से क्या अभिप्राय है? विभिन्न वर्ण प्रभावों को उदाहरण सहित लिखिए।
तो ये आपका यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन मिलेगा। किसमें? यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है ये। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, संगीत में कौन कौन सी विधाएं आती हैं? तो संगीत में 3 प्रकार की विधाएं आती हैं। पहली है गायन। कौन सी है? गायन, जिसमें शास्त्रीय रूप, सुगम रूप तथा लोक संगीत के रूप में विकसित हो रहा है। दूसरी विधा है वादन, एकल वादन, वृंदावन, अनुगामी वादन, तीनों रूपों में विकसित होती है। और तीसरी विधा है नृत्य, जिसमें शास्त्रीय नृत्य, सुगम नृत्य और लोक नृत्य रूपों में ये विकास उन्मुखी है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, कोमल तीव्र किसके प्रकार है? इसके भेद को समझाते हुए स्वरों को भी चिन्हित कीजिए। तो ये किसके भेद हैं? स्वर के भेद हैं, और आपको स्वरों के भेद भी आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधार शैली की विषयों का वर्णन कीजिए। गांधार शैली की विशेषता, विषय कौन कौन से? इस शैली में भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की कथाएं, जातक कथाओं का ऐतिहासिक विषयों का अंकन मिलता है। इसमें माया देवी का स्वपन तथा गर्भधारण, बुद्ध का जन्म, यशोधरा का विवाह, महाविनिष्क्रमण, तपस्याचर्य, राजसी दृश्य, धातु पूजा, त्रिरत्न पूजा, धर्मचक्र प्रवर्तन आदि दृश्यों का आकर्षण अंकन किया गया है। किसमें? गांधार शैली के अंदर। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित सभ्यता क्यों कहा जाता है? समझाइए। ये आपका यूनिट नंबर 5 में मिल जाएगा। देखो, जो क्वेश्चन मैं आपको अथवा में दे रहा हूँ उनको आप लोग अपनी सीरीज में से पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्र शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है, जन प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थानी शैली केवल दरबार की कला ही नहीं थी, बल्कि यहाँ पर कलाकार अधिक स्वतंत्र था। यही कारण था कि राजस्थानी कला में गृहस्थ जीवन तथा लोक विश्वासों की सफल अभिव्यक्ति हो सकी है। दूसरी विशेषता है भाव प्रवणता। राजस्थानी शैली रस प्रधान है। भावनाओं के मनोवैज्ञानिक चित्रांकन के साथ राधा कृष्ण की मूर्ति, माधुर्य भावना का विस्तृत एवं गहनतम चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता है। तीसरी विशेषता आती है विषय विविधता। ठीक है, राधा कृष्ण की विभिन्न कथाओं, कृष्ण लीलाओं, सामाजिक उत्सवों, दरबारी जीवन, शिकार, राजा रानियों का चित्रण, लोक कलाओं का चित्रण इसमें मिलता है। और चौथी विशेषता है संयोजन। चित्र संयोजन में समग्रता के दर्शन होते हैं। चित्र में अंकित वस्तुएं विषय से संबंधित रहती हैं और उनका अनिवार्य महत्व होता है। संयोजन में केंद्र का विशेष ध्यान रखा जाता है कि संयोजन सजीव व संगत हो। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, मध्यकालीन संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है। मध्यकाल को संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 5 का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 13वां, मृण शिल्प बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ठीक है, मिट्टी के खिलौने जब बनाते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? आगे देखेंगे। पहली कंडीशन, अभ्यर्थियों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहन करना तथा नकल करने से बचाने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मृण शिल्प बनाने की प्रक्रिया के मध्य समय समय पर शिक्षक का शिल्प बनाते समय मार्गदर्शन करे तथा तकनीकी ज्ञान प्रदान करे। मिट्टी को अधिक गीला नहीं करे और ना ही अधिक टाइट करे, सख्त करे। अधिक गीली हो जाने पर थोड़ी सूखी मिट्टी मिला लीजिए ताकि और उसको पुनः गूंथ लीजिए। शिल्प बनाने के बाद उसे किसी गत्ते या लकड़ी के पट्टे पर रख करके छाया में सुखाएं। आगे काम करेंगे, कम उभार वाले शिल्प या म्यूरल किसी गत्ते, प्लाई या हार्डबोर्ड पर बनाने में से उसे एक स्थान से दूसरे स्थल पर लाने ले जाने में सुविधा हो जाती है। शिल्प सूखने के बाद अगर उसमें हल्की सी दरारें पड़ गई हों तो दरारों को गीली मिट्टी लगा करके उस पर पानी का हाथ घुमा करके सूखने के लिए रख दें। पूर्ण रूप से सूखने के बाद ही शिल्प को संभव हो तो उसे सूले या सिगड़ी में डाल करके पकाना चाहिए। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, देखेंगे कला सीखने के मूल तत्व कौन कौन से हैं, वर्णन करो। यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां, लय तथा ताल में क्या संबंध है? लय के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है भाई, तो देखेंगे लय क्या है।
कला मूल स्वरूप, कला का मूल स्वरूप लय है। कलाकार अपने अंतर में अद्भुत लय को अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ताल में एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच के अंतराल को हम लय कहते हैं। ताल में एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच का जो अंतराल है उसको हम लय कहते हैं। जैसे हृदय की धड़कन, घड़ी की सुइयां भी निश्चित लय में गति करती हैं। और लय मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी विलंबित लय। जिस लय की गति और चाल बहुत धीमी हो उसे हम विलंबित लय कहते हैं। और इस विलंबित लय का एग्जाम्पल है हमारा घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो विलंबित लय, बहुत स्लो चलती है। उसके बाद मध्य लय, जिस लय की ताल विलंबित लय से तेज यानी अधिक होती है और द्रुत लय से कम होती है, वो कहलाती है मध्य लय, यानी मध्यम होती है इसकी। और इसकी तुलना की बात करें तो जो घड़ी की सुई है ना, कौन सी? मिनट वाली घड़ी की सुई, इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद द्रुत लय देखेंगे, जिस लय की चाल मध्य लय से दुगनी और विलंबित लय से चौगनी हो, यानी बहुत तेज हो, वो कहलाती है द्रुत लय। और इसकी तुलना हम सेकंड वाली जो सुई है घड़ी की उससे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ताल की। ताल देखिए क्या होता है, लय के बारे में सुना हमने। लय एक प्रवाह है जिसे नियमित रखने और सीमा प्रदान करने के लिए ताल आवश्यक होती है। वास्तव में लय की महत्ता ताल द्वारा ही प्रकट होती है। ताल लय का ही विकसित रूप है। तालें विभिन्न मात्राओं के समूह में बनती है, जैसे 6 मात्रा की दादरा ताल, 8 मात्रा की कहरवा ताल, 10 मात्रा की जप ताल, 16 मात्रा की 3 ताल, जिन्हें अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे धमार, दीपचंदी, रूपक, तिब्रा। ये सब क्या है? ताल के प्रकार हैं, ताल के नाम। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि नाटक की विभिन्न विधाओं का उल्लेख कीजिए। यूनिट नंबर आपको 4 में ये क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है हमारा कांगड़ा शैली के उद्भव एवं विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो कांगड़ा शैली देखिए आप लोग, इसका उद्भव। कांगड़ा शैली से हमारा परिचय लगभग 1780 से होता है। कांगड़ा शैली राजा संसार चंद्र के समय अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। संसार चंद्र साहित्य प्रेमी, कला के प्रेरणा और संगीत के पारखी थे। इस समय कांगड़ा शैली के विकसित होने के 3 कारण थे। किस कारण से विकसित हुई? 3 कारण सुनिए। पहला कारण था कि संसार चंद्र के रूप में एक कला पारखी का कांगड़ा की गद्दी पर बैठना, यानी कि एक अच्छा राजा था ये संसार चंद्र और एक कला का पारखी था, इस वजह से कांगड़ा शैली विकसित हुई। दूसरा कारण था इसी समय राज आश्रय की अपेक्षा में उच्च कलाकारों का वहाँ उपस्थित होना। और तीसरा कारण है कांगड़ा की अनुकूल पर्वतीय वातावरण दशा होना। क्लियर भाई? अब आपको आगे देखते हैं हम। कांगड़ा शैली के 3 केंद्र थे। कौन सा था? पहला गुलेर था, दूसरा नूरपुर था और तीसरा था तीरा सुजानपुर। ठीक है भाई। अब देखिए कांगड़ा शैली को प्राश्रय देने वाले राजा कौन कौन थे? हमीर चंद्र, अभय चंद्र, घमंड चंद्र, संसार चंद्र, ये सभी कटोच वंश के राजा थे। अब कांगड़ा शैली के चित्रकार देखेंगे। यहाँ पर कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों में मानकू, खुशाला, किशनलाल, बशिया, पारखी आदि नामों उल्लेखनीय है। इसी प्रकार शिवराम चित्रकार परिवार का भी गुलेर होता है। ठीक है ना? शिवराम चित्रकार का परिवार भी गुलेर होता हुआ भी कांगड़ा शैली में पहुंच गया। भाई शिवराम का परिवार कौन सा था? गुलेर था, लेकिन फिर भी कांगड़ा शैली में गया। कांगड़ा शैली में नैनसुख तथा उसके परिवार के चित्रकारों का भी विशेष योगदान रहा है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, आधुनिक चित्रकला के विकास में अमृता शेरगिल के योगदान को समझाइए। अमृता शेरगिल का क्या योगदान था आधुनिक चित्रकला में? ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। ठीक है भाई। इस तरीके से अपना ये पूरा गैस पेपर, मॉडल पेपर होता है प्रैक्टिस सेट, आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और आपको सेकंड मॉडल पेपर भी इसका पढ़ना है, आपको डाल दिया गया है। चलिए, थैंक यू।